हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का। ठीक है, ये आपको यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 98 1995 से 2023 तक हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे यूपीएससी का पॉलिटी का। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं एवरेज आपको 10-15 क्वेश्चन एक लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा, 10-15 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, और पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर आप पीवाईक्यू को अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि यू विल फाइंड आउट पैटर्न। ठीक है, कि किस एरिया से मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके अगर आप अभी बिगनर हैं तो आपको एक एक और दो काम तो आपका पहले फर्स्ट आपको पहले आपको करना पड़ेगा कि आपको पीवाईक्यू को आपको मतलब बहुत मरतबा आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा पैटर्न को और सिलेबस। ठीक है, ये जब मैं स्ट्रेटजी की एक वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा बेसिकली मतलब कैसे कैसे करना। लेकिन हाँ, ये दो तो आपको ये फंडामेंटल है कि सिलेबस और पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू के पैटर्न को समझना। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को हम लोग बढ़ाते हैं आगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसने पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस फॉर सिक्योरिंग कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट इन इंडिया। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, देखिए कुछ कुछ चीज़ होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, एक स्टेचुरी बॉडी होता है। ठीक है, अगर आपको अगर पता चल जाए कि इसमें से कौन सा एक जो बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, तो आप इसमें से बहुत इजीली आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे आप देखेंगे इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, जो इंटर स्टेट काउंसिल है आपको आर्टिकल 263 के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जैसे ही आपने फोर एलिमिनेट कर दिया, तो खत्म हो गया, दो ऑप्शन खत्म हो गया। अब 1 और 2 ऑटोमेटिक सही है कि इंडियन द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और द गवर्नर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और ये दो तो पक्का सही है। अब जोनल काउंसिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, हम लोग बहुत मरतबा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्या है, सही है। इसका अंदर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बई। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे अब हम लोग। ठीक है, इसमें इसने क्या पूछा बेसिकली, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच द constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than one half of the state। इसमें पूछा कि कौन सा इसमें जो है रेटिफिकेशन है जिसमें कि हाफ ऑफ द स्टेट का इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विच वन द फॉलोइंग मैटर्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर नॉट लेस देन। अच्छा, हाफ ऑफ द स्टेट का मतलब आपको रेटिफिकेशन आपको चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ होगा। ठीक है, इन द सेंस कि कोई ऐसा डेवलपमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बहुत ज़्यादा बदलाव ला देगा। ठीक है, तो वैसा कुछ चीज़, तो अगर आप इसको, हालांकि 1995 का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को आज के प्रेजेंट टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो बहुत इजीली आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर आप ऑप्शन 4 देखिए, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट। जैसे ही आप देखेंगे एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट, मान लीजिए कि क्या होता है, एक स्टेट है, मान लीजिए बिहार है। ठीक है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और क्या एक आपको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है, अभी 6 स्टेट है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो मान लीजिए कहीं पर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो कैसे एबोलिश होगा। ठीक है, क्या इसके लिए हाफ ऑफ द स्टेट का हमें ज़रूरत पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं भाई। ठीक है, तो जो अगर हमें इसको एबोलिश करना है तो पहले वहाँ की जो वहाँ का क्या बोलते हैं पर्टिकुलरली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, हालांकि जो इसको एबोलिश करेगा वो तो पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, इस वाले लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, और इसको अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को भी फिर एक उसको मतलब उसको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मतलब इसको बेसिकली इसको एबोलिश करने के लिए इफेक्ट मतलब कि मेजर टोटल मतलब कि मेजोरिटी से। ठीक है, तो आपको यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो एबोलिशन ऑफ द जो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, ये आपको हाफ ऑफ द स्टेट से ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमको एबोलिश करना है, तो भाई हमें हाफ ऑफ द स्टेट के हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगा? तो 4 निकल गया, 4 निकल गया, 4 निकल गया, तो 4 निकलते ही ये क्वेश्चन आपको निकल गया। लेकिन हाँ, जब अभी आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो अब आप ऑप्शन में मत जाइए अभी। ठीक है, अभी आपको नॉलेज का भी आपको टेस्टिंग करना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको एग्जाम अभी आप नहीं दे रहे हैं, इसके लिए अभी आप पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो पीवाईक्यू कर रहे हैं तो आप पूरे ऑप्शन को आप एक दफ़ा आप गो थ्रू होइए। ठीक है,
ठीक है। अब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है भाई, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन कौन वोट करेगा, ये हाफ ऑफ द स्टेट्स, मतलब इसमें कुछ भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो ये हाफ ऑफ द स्टेट का यहाँ पर मतलब रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे कि आपको लिस्ट, आपको जैसे कि 7 शेड्यूल है, तो 7 शेड्यूल में बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा भाई ना। तो अगर आपको इसमें अगर आपको चेंज करना है तो हाफ ऑफ द स्टेट्स आपको रेटिफिकेशन आपको चाहिए, ठीक है। जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ था 1976 में, जो हम लोग देखते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट से, ये क्वेश्चन बहुत मतलब पूछा जाता है कि स्टेट सब्जेक्ट से क्या हुआ कि 5 आइटम को निकाल करके उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है? अगर ऐसा पूछा जाए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ठीक है, उसमें 5 सब्जेक्ट को 5 मतलब कि स्टेट सब्जेक्ट से 5 जो आइटम था उसको हटा करके उसको कंकरेंट लिस्ट में उसको ऐड कर दिया गया। कि आपको वो 5 आइटम के बारे में पता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ सॉरी। तो उसमें पहला क्या है, तो उसमें पहला क्या है, उसके अंदर पहला क्या आप देखेंगे तो उसमें एजुकेशन है। ये आप याद रखिए, ये आपको बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। पहला एजुकेशन है, दूसरा आपको फॉरेस्ट है, तीसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, ठीक है। ये आपको 3 हो गया, आपको एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड। और आपको फोर्थ क्या है, आपको फोर्थ में है वेट एंड मेजर्स। क्या है ये आप लिख लीजिए भाई अपने कॉपी में, वेट एंड मेजर्स, ठीक है, वेट एंड मेजर। ये आपको कंकरेंट लिस्ट में अभी आ चुका है ये, ठीक है। और जो लास्ट है वो क्या है भाई, लास्ट जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये 5 चीज़ों को बेसिकली मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्टेट के जो लिस्ट है, लिस्ट से हटा करके उसको कंकरेंट लिस्ट में मतलब डाल दिया गया। तो अगर किसी सब्जेक्ट को अगर कंकरेंट लिस्ट में अगर डाल दिया तो इसका मतलब क्या है, तो मान लीजिए कि कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट उसने डाल दिया, ठीक है। तो अगर कंकरेंट लिस्ट पे कोई सब्जेक्ट अगर उसने डाला है अगर, तो उस वाले को लिस्ट में अगर मान लीजिए स्टेट ने कोई लॉ बना दिया, तो स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी लॉ बना सकता है, ठीक है। मान लीजिए स्टेट ने लॉ बना दिया, ठीक है, और सेंटर ने लॉ नहीं बनाया, तो ठीक है, तो स्टेट का लॉ प्रिवेल कर जाएगा। मान लीजिए स्टेट भी लॉ बनाया, पहले स्टेट ने लॉ बना दिया, ठीक है, फिर बाद में सेंटर लॉ बनाया उसी वाले आइटम पर, तो उस कंडीशन में सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। ये क्वेश्चन बहुत मरतबा पूछा जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, सेंटर का लॉ प्रिवेल कर जाएगा ओवर स्टेट लॉ, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में। हम लोग बढ़ते आगे, इसका अंदर क्या हो गया, आपको 1 2 3 हो गया, ठीक है। आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India provide that a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. Which of the following can be deduced from this? No governor can be removed from office till the completion of his term. ठीक है, नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 years। देखिए क्या बच्चों का क्वेश्चन है ये। व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर ना, तो आप फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी गवर्नर को हटा के यहाँ से वहाँ भेज दिया जाता है, उसको पहले उसको निकाल दिया जाता है। तो ये क्या है, जो गवर्नर है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में काम करता है। क्या करता है, आर्टिकल 156 बोलता है कि जो गवर्नर है वो होल्ड ऑफिस करेगा प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे। किस पे काम करेगा, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर, ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, ठीक है। आर्टिकल 156 ये बात कहता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है भाई। उससे पहले उसको बिल्कुल हटाया जा सकता है भाई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर क्या होगा, D4 दिल्ली और D4 दिल्ली। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू ऑफिस बियॉन्ड 5 years। अरे भाई बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि गवर्नर अभी न्यू अपॉइंट नहीं हुआ है, तो वो फर्दर उसको होल्ड करेगा, ठीक है, कंटिन्यू होल्ड करेगा जब तक कि उसका कोई सक्सेसर ना आ जाए, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। विच इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज ए कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कन्वेंशन एक चीज होता है, कन्वेंशन आप मुझे बता सकते हैं कि कन्वेंशन स्ट्रिक्टली कहाँ फॉलो किया जाता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो कन्वेंशन है ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है ना, जैसे कि यूके है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब रिटर्न है, लेकिन वो एक जगह वो कंपाइलेशन नहीं है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक जगह कंपाइलेशन उसका है, मतलब ठीक है ना, आप उसको दिखा सकते हैं कि हमारी बुक है, लेकिन वहाँ पर वो कंपाइलेशन नहीं है, ठीक है, स्केटेड वे में है। तो कन्वेंशन जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है। लेकिन
अब जैसे कि अब यहाँ पे क्या है कि इसमें कौन सा कन्वेंशन है, इसमें बेसिकली मतलब क्या कन्वेंशन है, ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी ए मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, क्या वो लोअर हाउस से फाइनेंस मिनिस्टर मतलब होगा भाई, वो अपर हाउस से हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इफ ही लॉस द मेजोरिटी ऑफ द लोअर हाउस। नेक्स्ट और क्या है, सी क्या है, ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भाई ये सब मतलब बेतुकी बात है, ठीक है, ये तो बिरबल का मतलब खिचड़ी हो गया, ठीक है। इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डिमिट ऑफिस साइमल्टेनियसली बिफोर द एंड ऑफ द टेन्योर, स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विल ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट। क्या बात कर रहे हो भाई, ये भी बिरबल की खिचड़ी वाली बात हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो उसका जो होता है, अगर अगर इसमें क्या बताना चाह रहा है कि ये चीज़ ऑल सेक्शन, ये कहाँ, हाँ, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इफ लॉसेज द मेजोरिटी ऑफ द लोअर हाउस। ये कन्वेंशन है, ठीक है, ये कहीं पे आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इफ है अगर वो लॉस करता है मेजोरिटी हाउस में तो ये कन्वेंशन है, ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये बात याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बात मेंशन नहीं है, ठीक है। कन्वेंशन है जो कि अनरिटन प्रैक्टिस होता है, ठीक है, और वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, लेकिन एक मतलब जनरली माना जाता है, ठीक है, कि 5 ईयर मतलब वो लोग मतलब करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो 5 ईयर जो होता है आपको टर्म किसका होता है, आपको लोकसभा का होता है, ठीक है। हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको कन्वेंशन क्या है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को अगर रिजाइन करना पड़ जाएगा अगर वो लॉस कर जाएगा अपना मेजोरिटी लोअर हाउस में, तो ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रपोज बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द एरिया ऑफ द पंचायत। आप उसको पढ़ेंगे तो लगेगा बहुत हलवा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 33% ऑफ द ऑल इलेक्टेड रूलर्स लोकल बॉडीज विल बी रिजर्व फॉर द वुमेन कैंडिडेट इन एट लेवल। बिल्कुल हम ये बिल्कुल ऑलरेडी हम इसको पढ़े हैं। द स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट देयर फाइनेंस कमीशन टू द एलोकेट रिसोर्सेज टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ये बात बिल्कुल सही है। आप मुझे बताएं कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन को मतलब स्टेट अपॉइंट करेगा। द पंचायती राज फंक्शन विल बी डिस्क्वालीफाइड टू द होल्ड ऑफिस इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रेन। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है ये। द इलेक्शन विल बी हेल्ड इन 6 मंथ टाइम्स इफ पंचायती राज बॉडीज आर सुपरसीडेड और डिजोल्व बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो उस 6 मंथ के अंत में 6 मंथ के विदिन 6 मंथ के अंदर में उसको इलेक्शन मतलब बेसिकली कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला तो नहीं, क्या नहीं हो सकता है कि ये वाला बहुत ही कुछ अलग ही बात कर रहा है। इसमें क्या बात कर रहा है कि पंचायत राज जो फंक्शन करेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इफ देयर ऑफिस इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रेन। ये तो बहुत ही अनकॉमन बात है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा C4 कैट और C4 कोलकाता। आगे बढ़ जाते हैं। रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट फॉर द वुमेन इन पार्लियामेंट द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या बात कर रहे हो भाई, बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई। इसको मतलब उसको क्या बताना जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी है। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फिर किस लिए आया है, फिर आप जरा दिमाग लगाइए, जो पंचायती राज आया फिर वो किस लिए आया, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्टिंग इलेक्शन कैन एलोकेट 33% ऑफ द सीट दे कंटेस्ट टू द वुमेन कैंडिडेट विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल्कुल सी बात भाई। मान लीजिए कि बीजेपी है, फिर मान लीजिए कि कांग्रेस है, वो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो चाहेगा भाई तो वो 33% क्या वो 50% अपना सीट रिजर्व कर दे भाई अपने पार्टी के अंदर में ही, हम विमेन को हम कंटेस्ट कराएंगे, तो वो तो किया जा सकता है। तो क्या हो गया भाई, ए फॉल्स और ट्रू है, डी4 क्या हो गया, डी4 दिल्ली। इजी क्वेश्चन था, आपको यू हैव टू अप्लाई द कॉमन सेंस, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ द अदर। अब इसको आप थोड़ा पढ़िए। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ द अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, वो मेंबर नहीं है। द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 ऑफ द हाउस। बिल्कुल सही बात। अब आप इसको थोड़ा समझिए। प्रेसिडेंट क्या है, वो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या है, वो जैसे कि अगर 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 वो लोकसभा है, राज्यसभा है प्लस प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये पार्लियामेंट कंसिस्ट का मतलब करता है कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, लेकिन जो प्रेसिडेंट है किसी का मेंबर नहीं है। शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये बात बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B4 बेबी और B4 बम्बई। ये क्वेश्चन बहुत हल्का क्वेश्चन है। इसमें आप जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे विदा इसको प्रीएम्बल लिखा है। उसने पूछा कि ये कब अडॉप्ट किया गया है। जब इसको जब रीड करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice कितना है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है। लिबर्टी क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। और क्या है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November
ये उसमें यही लिखा हुआ है, डू हेयर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड टू गिव आवर टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा आपको 23 नवंबर 1949, आंसर हो जाएगा बिफोर बॉम्बई। ठीक है, तो क्या ऐसे भाई, इसमें होता है कि JLEF, JLEF आप याद रखिएगा, JLEF जस्टिस कैसा है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फैटर्निटी इज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो JLEF ये आप याद रखिएगा, ऊपर से नीचे का जब आप ये आता है, ठीक है, JLEF। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी 1950, बताएं इस दिन क्या हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये तो हल्ला क्वेश्चन है भाई एंटी डिफेक्शन क्या है भाई, 10th शेड्यूल मेंशन 1985 में आया है। ठीक है, तो इसमें क्या आपको, ये आपको 10th शेड्यूल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। 5th शेड्यूल बताइए क्या है। ठीक है, और 8th शेड्यूल बताइए क्या है। 8th शेड्यूल में क्या है, 8th शेड्यूल और 5th शेड्यूल आपको जाकर देखना है, इसमें क्या है आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में जाकर के। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज क्या है भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो रिकॉग्नाइज करता है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, ऐसा आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है, ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। व्हेन यू रीड NCERT अगेन एंड अगेन you will definitely read this particular concept, religious and the linguistic minority mention है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये लेक्चर पसंद हुआ तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सो ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।